फिल्म की शुरुआत में हमें 1981 के लखनऊ का दौर दिखाया जाता है, जहां पे हम IRS ऑफिसर अभय पटनायक को देखते हैं, जिसका अभी अभी लखनऊ शहर में एज ए डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के तौर पर ट्रांसफर हुआ है। उसकी बीवी का नाम है मालिनी। एक दिन अभय किसी के बुलाने पर एक क्लब में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे बाहर ही रोक दिया जाता है क्योंकि उसने सैंडल्स पहनी थी और उस क्लब में बिना शूज पहने अंदर जाना मना होता है। इसीलिए अभय वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी वहाँ पे वो आदमी आता है जिसने अभय को क्लब में इनवाइट किया था। वो आदमी अभय को क्लब के अंदर लाता है और उसे तोहफे के तौर पर शूज देता है, लेकिन तब अभय उसे कहता है कि सरकारी ऑफिसर के लिए तोहफा रिश्वत होती है। ऐसा कह के वो उस आदमी को शूज के पैसे देता है। इसी पार्टी में अभय की मुलाकात लखनऊ के बहुत बड़े जमींदार और बाहुबली रामेश्वर सिंह से होती है। सब लोग उन्हें ताऊ जी कह के बुलाते थे। ताऊ जी को 91 MLA का सपोर्ट होता है और वो पार्लियामेंट के मेंबर भी है, मतलब वो लखनऊ के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर आदमी है। पार्टी में अभय को ड्रिंक दी जाती है, लेकिन वो खुद ही अपने लिए अपने साथ अलग ड्रिंक लाया था। ताऊ जी भी ये सब देख रहे थे। जब उसे इस बारे में पूछा जाता है तो अभय उन्हें बताता है कि मैं वही पिता हूँ जो खरीद सकूं। इसका मतलब अभय एक निडर, ईमानदार और उसूलों पे चलने वाला आदमी है और उसकी इसी ईमानदारी की वजह से पिछले 7 सालों में उसका 49 बार ट्रांसफर हुआ है और ऐसे ही उसका ट्रांसफर लखनऊ में हुआ था। अगले दिन वो अपने ऑफिस में जाता है। वहाँ सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक का नाम होता है ललन सुधीर, जो कि वहाँ का सीनियर असिस्टेंट होता है। दूसरे का नाम होता है मुक्ता यादव, वो भी असिस्टेंट ही थी। अगले का नाम होता है सतीश मिश्रा और उसने इंस्पेक्टर के तौर पर डिपार्टमेंट को अभी अभी ज्वाइन किया था। अभय उन सबसे कहता है कि एक्सेसरीज का नंबर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन टैक्स कलेक्शन में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, इसीलिए अब हमें गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना होगा। हमारा डिपार्टमेंट अब टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब अभय के जाने के बाद ललन सबसे कहता है कि ये ऑफिसर अभी अभी आया है, थोड़ा शोर तो करेगा और कुछ दिनों में ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन अभय उसकी ये बातें सुन लेता है और वापस आके ललन को एक मैगजीन दिखाता है जिसमें अभय और एक IAS ऑफिसर के ट्रांसफर के बारे में लिखा गया था। अभय उसे आगे कहता है कि पिछले 7 सालों में 49 बार ट्रांसफर हुआ है हमारा। जब तक 50वीं बार ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक इस शोर की आदत टाल लो। दरअसल ललन एक बहुत ही करप्ट आदमी है। वहाँ से निकलने के बाद वो एक CA के पास जाता है और उसे आगे आने वाले रेट्स के बारे में खबर देने के लिए पैसे मांगता है। आधे पैसे अभी और आधे खबर देने के बाद रात को अभय को एक अनजान आदमी फोन करके कहता है कि उसके पास टैक्स चोरी के बारे में इंफॉर्मेशन है और वो अभय को एक मंदिर में बुलाता है। तो अभय मंदिर जाता है। वहाँ उसे एक आदमी कुछ चीजें देता है और उसी में एक चिट्ठी होती है जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे जो टैक्स चोरी कर रहे हैं। अब अभय अपने डिपार्टमेंट से उन चिट्ठी में लिखे नामों के फाइल्स निकालता है और उनके बारे में डिटेल्स निकालना शुरू कर देता है। मालिनी इस बारे में जानना चाहती थी, लेकिन अभय एक उसूलों वाला आदमी था। वो अपने बीवी को भी इस बारे में नहीं पता था। अगली सुबह जब वो अपने घर में आया अखबार उठाता है तो उसमें उसे फिर से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसे एक आदमी से मूंगफली खरीदने के लिए लिखा गया था। तो अभय उस आदमी के पास जाकर मूंगफली खरीदता है। जिस कागज में वो मूंगफली थी उसी में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी। अभय अब अपनी तरफ से उस चिट्ठी में लिखे आदमी की संपत्तियों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो उस आदमी के जमीनों और कारोबार वाली जगह पे जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस अनजान आदमी की इन्फॉर्मेशन सही थी। टैक्स की बहुत चोरी हो रही थी। वो अनजान आदमी फिर से अभय को फोन करता है। अभय उसे कहता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही निकली, पर आपने ये नहीं बताया कि सारा काला धन कहाँ है। तब वो अनजान आदमी जवाब देता है कि आप रेट तो डालिए, आपको सारा काला धन और सभी इन्फॉर्मेशन उस आदमी के घर पे ही मिलेगी। अब अभय बहुत ही परेशान और चिंतित था क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला था कि उसे 420 करोड़ तक का माल मिलने वाला है और इस रेड को डालने में बहुत रिस्क भी था क्योंकि जहाँ वो रेड करने की सोच रहा था वो बहुत ही बड़ा आदमी था, इसीलिए वो दुविधा में था। लेकिन जब वो अपने बीवी से बात करता है तो रेड करने का फैसला करता है। अब इस रेड की परमिशन लेने के लिए वो दिल्ली में डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स श्याम बिहारी लाल से मिलता है, जो 6 महीने में रिटायर होने वाले थे। श्याम बिहारी अभय को रेड की परमिशन दे देते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम किसके ऊपर हाथ डालने जा रहे हो। अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो वो सबसे पहले कानून तोड़ेगा। तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम हैवी प्रोटेक्शन की मांग करो, फिर भी अपने सारे ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अमय भी उन्हें जवाब देता है कि मैं अपने सारे ऑफिसर्स की गारंटी लेता हूँ। अमय के सीनियर आगे उसे कहते हैं अगर इस रेट में तुम्हारी बताई हुई रकम के आसपास की रिकवरी नहीं हुई तो वो तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकता है। साथ ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है। लेकिन
लेकिन अमय उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि इस रकम के आसपास की रिकवरी जरूर होगी। वो लखनऊ पहुँच के अपने डिपार्टमेंट के लोगों को कहता है कि कल सुबह 5:15 बजे हम रेड मारने के लिए निकलेंगे, लेकिन वो उन्हें ये नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे रेड मारने जाएंगे। उन सबके पास एक सीलबंद एनवेलप होगा। उसी एनवेलप में इंफॉर्मेशन होगी कि उन्हें कहाँ जाना है और उसके बोलने से पहले कोई भी उस एनवेलप को ओपन नहीं करेगा। ये सुन के ललन अलग अलग लोगों को फोन करके इस बारे में खबर देता है और चौकन्ना रहने के लिए कहता है। अब रेड का दिन आ चुका था। अमय रेड में जाने से पहले अपने बेबी से गले मिलता है। वो अपने डिपार्टमेंट जाता है और वहाँ से अपने ऑफिसर्स के साथ रेड मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उनकी गाड़ियों को एक आदमी एक जगह खड़े होकर देख रहा था कि गाड़ियाँ किस तरफ जा रही है। और फिर वो किसी को फोन करके कहता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से गाड़ियाँ बनारस की तरफ निकली है। लेकिन ये सब तो अमय की खबरियों को बेवकूफ बनाने की चाल थी, क्योंकि थोड़ी दूर आने के बाद अमय गाड़ियों को सीतापुर की तरफ मुड़वा देता है। अब वो सभी ऑफिसर्स जान जाते हैं कि वो ताऊजी यानी रामेश्वर सिंह के घर रेड मारने जा रहे हैं, क्योंकि सामने ही उसका घर नजर आ रहा था। ताऊजी के घर को सब लोग व्हाइट हाउस कहते थे। तभी उनमें से एक ऑफिसर गाड़ी रुकवा देता है और वहाँ रेड में जाने से मना कर देता है। वो अमय को कहता है कि अगर रेड व्हाइट हाउस में हो रही है तो हम नहीं जाएंगे। ताऊजी और हम एक ही गाँव से हैं। उन्होंने ये हमें पढ़ाया लिखाया और मेरे भाई को काम पे भी रखा, और अगर ताऊजी को इस बात का पता चला कि मैं वहाँ रेड मारने आया हूँ तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेंगे। वो आगे कहता है कि अगर मुझे नौकरी से सस्पेंड करना है तो कर दीजिए, लेकिन हम रेड पे नहीं आएंगे। जिसे सुन के अमय उस आदमी को सस्पेंड नहीं बल्कि डिसमिस यानी नौकरी से निकाल देने का लेटर देने कहता है, और रेड खत्म होने तक 2 कांस्टेबल की निगरानी में हेडक्वार्टर बिठा के रखने के लिए कहता है। फिर वो अपनी बाकी टीम के साथ व्हाइट हाउस यानी ताऊजी के घर की तरफ निकल पड़ता है। जब वो ताऊजी के घर पे पहुंचता है तो गार्ड उसे कहता है कि वो यहीं से वापस चला जाए, क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग हैं जो उसे मार सकते हैं। तब अमय उस गार्ड को बाहर देखने के लिए कहता है। अमय अपनी टीम के साथ साथ पुलिस फोर्स भी लाया था, जिस वजह से वो गार्ड दरवाजा खोल देता है। अब यहाँ से अमय पूरी टीम के साथ ताऊजी के पास जाता है, जो उस वक्त आंगन में बैठा था। वो उसे कहता है कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ वारंट है और हमें आपके घर पे रेड मारनी है। ये सुन के ताऊजी यहाँ अमय की बहुत बेइज्जती करता है। कहता है कि इस घर में सरकारी अफसर मच्छर मारने नहीं आ सकता और ये यहाँ रेड मारने आया है। फिर भी अमय ये सभी बातें सुन के भी बहुत शांत था। वो हर चीज नियम के हिसाब से ही कर रहा था। वो ताऊजी के आदमियों को उनके टीम की तलाशी लेने कहता है, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि उनके घर पे उन्होंने ही कुछ प्लान किया था। साथ ही वो ताऊजी से उनके पसंद के 2 ईमानदार गवाह को बुलाने कहता है, जो न्यूट्रल गवाह होंगे। तब ताऊजी उसे कहते हैं कि इस इलाके में हम तुम्हें छोड़ के सबको पसंद करते हैं, तुम्हें जिसे बुलाना है बुलाओ। तो अमय अपने साथ आए इंस्पेक्टर से जेके कॉलेज के प्रिंसिपल और सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर को न्यूट्रल गवाहों के तौर पर बुलाने के लिए कहता है, और मुक्ता को घर के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करने को कहता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि जब घर की औरतें हमारे वहाँ आने से कंफर्टेबल हो जाए तो हमें बुला लीजिए। तो टीम की सभी औरतें मुक्ता के साथ घर के अंदर जाती है। ये सब देख के ताऊजी अमय से कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मैं नेता आदमी हूँ और सारे पैसों को घुमा चुका हूँ। तुम्हें जो ढूंढना है ढूंढ लो, पर तुम खाली हाथ जाओगे, तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तब अमय उसे जवाब देता है कि मैं किसी भी घर सुबह सुबह पहुँचा हूँ, वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। तभी मुक्ता आके उन सबको अंदर बुलाती है और वो सभी अंदर जाते हैं। ताऊजी की पत्नी का देहांत हो चुका था और वो अपने इस महल जैसे घर में अपने बेटे शशि, उसकी बेबी तारा, अपने 3 छोटे भाई, 2 भाभी और 2 बहनों के साथ रहता था। अमय वहाँ फोन की लाइन्स काट देता है और ताऊजी और उनके घर वालों को रेड के कुछ नियम बताता है। आप लोग किसी से फोन पे बात नहीं कर सकते। रेड के दौरान आप में से कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। जिन पैसों और गहनों का आपके पास कोई हिसाब नहीं, वो सब कर लिए जाएंगे, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आपके खर्चे के लिए हम कुछ पैसे छोड़ के जाएंगे। अगर आप में से किसी ने भी कोई भी पेपर चलाने या मिटाने की कोशिश की तो आप लोगों को रोकने के लिए हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। आप सबसे पूछताछ भी की जा सकती है, लेकिन तलाशी और पूछताछ दिन में ही की जाएगी। रात को आपको आराम करने दिया जाएगा। यहाँ फिर से ताऊजी अमय को डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि दरवाजा अब भी खुला है, जैसे आए थे वैसे जा भी सकते हो। लेकिन अमय जाके वो दरवाजा बंद कर देता है और रेड शुरू कर देता है। वो लोग घर में हर जगह तलाशी शुरू कर देते हैं, गद्दों में, सोफों में, अनाजों के भंडारों में, और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम इनकम टैक्स ऑफिसर की 2 यूनिट्स उनके अलग अलग फैक्ट्रीज में वगैरह जाके चेक कर रही थी, जो कि ताऊजी की या तो उनके भाइयों की थी, पर वहाँ पर उन्हें
उन्हें बारीकी से चेक करने पर भी कुछ भी नहीं मिलता। इस दौरान ललन भाभी जी को बताता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया है। अब उस घर में जितने गहने मौजूद थे उनको भी चेक किया जा रहा था। मुक्ता अपने टीम के साथ घर में मौजूद सारे गहनों को इकट्ठा करती है। अमय की टीम को जिन जिन जगहों पर शक हो रहा था वहाँ वो तलाशी कर रहे थे। यहाँ तक कि वो गाय के गोबर में भी तलाशी लेते हैं, लेकिन ना ही उन्हें घर में कुछ मिलता है ना ही उनके फैक्ट्रीज में कुछ मिलता है। साथ ही उनके पास जितने गहने थे उनके पास उन सारे गहनों का हिसाब था। यहाँ जब ताऊ जी बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ उन्हें ललन मिलता है जो वहाँ की तलाशी ले रहा था। ललन ताऊ जी को देख के उन्हें भी समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया है। अब अमय को यहाँ ताऊ जी की माँ नजर आती है जो उस वक्त सारे परिवार के साथ मौजूद नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ी और कमजोर थी, इसलिए वो अपने कमरे में ही थी। तो अब अमय उनके कमरे की भी तलाशी लेता है जहाँ पे उन्हें एक तिजोरी मिलती है। तो वो जबरदस्ती उसे भी खोलता है पर उन्हें उसके अंदर भी कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ तो सिर्फ पुराने सिक्के थे। इसके बाद अमय पंप लगवा के कुएं का सारा पानी निकलवाता है और फिर उसमें अपने एक टीम मेंबर को भेजता है चेक करने के लिए, पर इसमें भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। और ये सब देखकर ताऊ जी को जब भी मौका मिलता वो अमय को सुनाने लगते थे। अब ताऊ जी के घर के बाहर मालिनी आती है अमय को खाना देने। यहाँ अमय उसे कहता है कि शायद इस बार मुझसे समझने में गलती हो गई। तब मालिनी उसे समझाती है कि काम में गलती करने की आदत तुम नहीं करते। अब जब वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि घर वालों में और उसके टीम मेंबर्स में बहस हो रही है, इसीलिए क्योंकि अब तलाशी लेने के लिए सिर्फ घर का मंदिर ही बचा था और घर वालों का कहना था कि मंदिर उनकी आस्था का स्थल है और वो उन्हें मंदिर में तलाशी नहीं लेने देंगे। तब अमय कहता है कि सभी लोग बेल्ट, वॉलेट और जूते वगैरह निकाल के मंदिर में जाएंगे। ताऊ जी भी उन्हें मंदिर में तलाशी लेने की इजाजत दे देते हैं क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उन्हें मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा और वो था भी ऐसा ही है। अमय की टीम को मंदिर में भी कुछ नहीं मिलता। जब अमय मंदिर के बाहर आके अपना वॉलेट उठाता है तो उसे उसके अंदर एक चिट्ठी मिलती है और घर का नक्शा मिलता है जिसमें लिखा था कि पूरा पैसा शायद इस नक्शे में नहीं मिलेगा, लेकिन आप बाकी का ढूंढ निकालेंगे। आपकी अकल और किस्मत पे भरोसा है, मुझे उतना है जितना आपकी हिम्मत पे है। अब अमय उस नक्शे को देखता है और घर में एक जगह पर जाता है जिसे कुछ वक्त पहले ही बनाया गया था और उस नक्शे में मौजूद नहीं था। अमय उस जगह पर पानी फेंकता है तो वहाँ से रंग निकलता है। फिर वो उस जगह को तोड़ने को कहता है तो उस जगह में से उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये देख के ताऊ जी बहुत शॉक थे। दरअसल ताऊ जी अपना सारा ब्लैक मनी कभी भी घर पे नहीं रखते थे, वो उन्हें पहले ही कहीं और ट्रांसफर कर देते थे, इसीलिए वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि अमय को घर में कुछ नहीं मिलेगा। ताऊ जी अपने घर वालों से पूछते हैं कि यह किसका पैसा है, जिस पर अमय उन्हें कहता है कि अगर जवाब मिले तो हमें भी बता दीजिए। पर अब ताऊ जी को पता चल गया था कि उसके ही भाई उसे धोखा दे रहे हैं। अभी जो इतने सारे पैसे मिले हैं वो उन्हीं के हैं जिसे उन्होंने उसे छुपा के रखा था। इसीलिए ताऊ जी अमय को अकेले ले जाते हैं और उसे रेट रुकवा के वहाँ से जाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत ऑफर करते हैं, लेकिन अमय उन्हें जवाब देता है कि मैं मेरे 1,500 की तनख्वाह में ही खुश हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर ताऊ जी गुस्से में अपने घर वालों को पूछते हैं कि किसने कहाँ कहाँ क्या छुपाया है, हमें बता दीजिए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। अब अमय दोबारा उस नक्शे को देखता है और एक जगह जाके एक चीज को उसकी जगह से हटाता है और उसके नीचे उन्हें एक अंडरग्राउंड जगह मिलती है। जब अमय अपनी टीम के साथ अंदर जाता है तो वहाँ उन्हें बहुत सारे कागजात, पैसे, सोना, चांदी और गहने मिलते हैं। फिर अमय घर में ही एक कच्ची जगह पर खुदाई करवाता है, वहाँ पे भी उन्हें कुछ पेटियां मिलती हैं। वो उन पेटियों को निकलवा लेते हैं, लेकिन ताऊ जी ये सब देख के हैरान थे। उन्हें ऐसा देख के अमय उन्हें कहता है कि शायद ये भी आपका नहीं है, मतलब ये सब हम सब का है। अब घर के अंदर सारे ऑफिसर सारे पैसों का हिसाब कर रहे थे, लेकिन ये सब देखकर ताऊ जी को बहुत गुस्सा आता है और वो बंदूक लाकर उन्हें मारने जाते हैं। तभी उनकी भाभी उन्हें रोकने लगती है और इसी हाथापाई में गलती से बंदूक चल के छत में लग जाती है और वहाँ से बहुत सारे सोने के बिस्किट्स गिरने लगते हैं। जब अमय ये देखता है तो छत में और 3 जगह बंदूक मारता है और तीनों जगहों से भी सोने के बिस्किट्स नीचे गिरने लगते हैं। अब इतना सारा सोना देखकर सब लोग शॉक थे, खुद ताऊ जी भी। ताऊ जी अमय को कहता है कि ज्यादा इतराओ मत, बस हमें एक फोन करने दो। तब अमय उन्हें कहता है कि बोलो किसे लगाए फोन। तो ताऊ जी दिल्ली के डायरेक्टर जनरल श्याम बिहारी लाल से बात करते हैं। ताऊ जी उनसे कहते हैं कि ये रेट रुकवा दो, तुम्हारी नौकरी बच जाएगी, ऊपर से इनाम मिलेगा वो अलग। लेकिन
तब शाम बिहारी लाल उसे जवाब देते हैं कि सिर्फ 6 महीने की नौकरी बची है, जाती है तो जाए। ऐसा कहके वो फोन रख देते हैं। अब ताऊजी अमय से कहते हैं कि शेर अगर पिंजरे में बंद हो तो भागने वाले गली गली मिलते हैं, एक बार खुला छोड़ के देखो ना, तुझे पिल्ला बना के लखनऊ में घुमाया तो नाम बदल देना मेरा। ये सुन के अमय सतीश को ताऊजी को डिपार्टमेंट की एक गाड़ी देने कहता है। तब सतीश अमय को कहता है ये तो रूल्स के खिलाफ है। तब अमय उसे जवाब देता है कि तुम्हें लगता है कि ताऊजी को रूल्स की परवाह है, जाने दो इन्हें, कहाँ तक जाएंगे, जहाँ पे जाएंगे वहाँ बैठा तो एक पब्लिक सर्वेंट ही होगा, और जब तक रिकवरी खत्म नहीं होती मैं दिन रात बैठ के यहाँ रेट जारी रखूंगा। ये सुन के ताऊजी उसे कहते हैं कि बड़ा घमंड है तुमको अपनी ईमानदारी पे। तब अमय उन्हें जवाब देता है कि इसे घमंड नहीं हिम्मत कहते हैं। इस देश की गरीबी का कारण गरीब नहीं, उसे तुम जैसे लूटने वाले बेईमान अमीर है। तुम्हें रेट रोकने की जितनी भी कोशिश करनी है बाहर जाके कर लो। वो ताऊजी को अपने एक सरकारी गाड़ी देकर जाने देता है। ताऊजी अब एक जगह जाके मुख्यमंत्री का पता लगा के स्टेट के मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ के उसे पता चलता है कि मुख्यमंत्री इस रेट को नहीं रुकवा सकती क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। यहाँ ताऊजी के घर में ललन अमय से कहता है कि ताऊजी को बाहर छोड़ के आपने गलत किया। तब अमय उसे जवाब देता है कि मानता हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ अपनी गलती सुधारने का। ताऊजी बाहर जाके हम पे रेट रुकवाने के लिए प्रेशर बना सकते हैं, जिनमें से कई सारे प्रेशर्स और फोन कॉल्स में अवॉइड कर सकता हूँ, लेकिन कई बार ऑर्डर सीधा ऊपर से आते हैं और उन्हें ना नहीं की जा सकती। वैसे वहाँ तक पहुँचने के लिए ताऊजी को 14 से 18 घंटे लगेंगे, उससे पहले हमें रिकवरी खत्म करनी होगी। दूसरी तरफ ताऊजी फाइनेंस मिनिस्टर से बात करते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर अमय को फोन करते हैं। वो उसे कहते हैं कि रेट सक्सेसफुल रही और रिकवरी भी हुई, अब तुम वहाँ से निकल जाओ। तब अमय उन्हें जवाब देता है कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जितनी रिकवरी होनी चाहिए थी उतनी अब तक नहीं हुई, और जैसे ही हम उस रकम के आसपास पहुँच जाएंगे हम रेट रोक देंगे। मतलब वो भी अमय को नहीं रोक पाते। अब अमय को रेट मारते मारते रात हो चुकी थी। रात में उसे ताऊजी की बहू तारा मिलने आती है। वो उसे कुछ बता नहीं जा रही थी, तभी वहाँ पर दादी आती है, इसीलिए तारा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मालिनी अमय को फोन करके वापस आने के लिए कहती है, पर अमय उसे कहता है कि कुछ भी नहीं होगा मुझे, तुम अपना ध्यान रखो। दूसरी तरफ ताऊजी खुद टेली फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ताऊजी को समझाते हैं कि हम उस पे ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते, अगर ये बात प्रेस को पता चली तो वो हमसे जवाब मांगेंगे। अब अमय को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम प्राइम मिनिस्टर से बात करो। इधर ताऊजी के घर में ताऊजी की माँ अमय का वो नक्शा देखती है। वो उसे कहती है कि उसके छोटे बेटे ने बिना किसी जरूरत के ये खंबे और सीढ़ियाँ बनाई है, जबकि हमने तो घर वास्तु के हिसाब से बनवाया था। अब अमय उन खंबों को और सीढ़ियों को तोड़वाता है और वहाँ पे उन्हें बहुत सारा सोना और कीमती चीजें मिलती हैं। जिसके बाद अमय सतीश के साथ ताऊजी के सबसे छोटे भाई सूरज सिंह के पास जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे नाम पे बहुत सारे धंधे चल रहे हैं, शराब की दुकानें चलाई जा रही है, एक्साइज डिपार्टमेंट को चूना भी तुम्हारे नाम पे ही लगाया जा रहा है, और वो सब इन पेपर्स में लिखा है जिससे तुम गिरफ्तार भी हो सकते हो। देश से पैसे बाहर भेजने के लिए तुम पे देशद्रोह का भी इल्जाम लग सकता है। अब ये सब इल्जाम सुनकर सूरज सिंह अपना मुंह खोलता है। वो कहता है कि ताऊजी का साला बाहर देश रहता है, उसने ताऊजी का सारा पैसा घुमाया है, हमने कुछ नहीं किया। वो उसे जो कुछ भी पता था और उन्होंने पैसे कहाँ कहाँ छुपा के रखे हैं वो सब बातें बताता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अमय ने उसे डराने के लिए खाली पेपर सिखा के उसका मुंह खुलवाया। अब सूरज सिंह के बताए मुताबिक वो एक दीवार को तोड़ते हैं और वहाँ पे भी उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो लोग फिर एक कमरे का ताला तोड़ के अंदर जाने पर उन्हें वहाँ पे बहुत सारा माल मिलता है। दूसरी तरफ ताऊजी प्राइम मिनिस्टर के पीए से मिलते हैं और उसे प्राइम मिनिस्टर से मिलवाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो पीए ताऊजी को समझाता है कि इतने छोटे टैक्स के मैटर के लिए वो उसे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलवा सकता। लेकिन ताऊजी भी इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे, उनकी भी बहुत जान पहचान होती है। वो अपने सारे एमएलएस को इकट्ठा करने लगते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर के पीए पे प्रेशर डालता है कि अगर उसने प्राइम मिनिस्टर से उसकी मुलाकात नहीं करवाई तो वो अपने एमएलएस के जरिए राज्य की सरकार गिरवा देगा। तो प्राइम मिनिस्टर ताऊजी से 5 मिनट के लिए मिलने के लिए तैयार हो जाती है। इधर ताऊजी के घर पे अमय और उसकी टीम को इतना सारा गैर कानूनी सोना और पैसा मिलता है कि उनका ढेर लग चुका था। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स इसका हिसाब कर रहे होते हैं और सोने को भी वजन करने लगते हैं, लेकिन उनके पास वेट्स की कमी हो रही थी, इसीलिए वो लल्लन को ही वजन के तौर पर रख के सोने को कैलकुलेट करते हैं। लल्लन अमय को कहता है कि अगर हमारी माँ होती तो हमें सोने में तौलता देख
बहुत खुश होती। अब अमय हेडक्वार्टर्स फोन करके 3 टीम्स बनवाता है। उसमें से एक टीम को अपने पास बुलवाता है, दूसरी टीम को ताऊजी के छोटे भाइयों की फैक्ट्रीज में भेजता है सब कुछ सीज करने के लिए, और तीसरी टीम को कोऑपरेटिव बैंक्स में भेजता है उन सब के लॉकर सीज करवाने के लिए, क्योंकि सेस टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरी हो रही थी। उस घर में एक टीवी था तो अमय उसे भी खुलवाता है और उसमें से उन्हें कुछ रजिस्टर्स मिलते हैं जिनमें चीजों का हिसाब था। रेड करते करते अब दूसरी रात हो गई थी। अमय को अब खुद प्राइम मिनिस्टर का फोन आता है। ये सुन के ताऊजी के भाई हंस रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि अब अमय की अकड़ निकल जाएगी। प्राइम मिनिस्टर अमय से कहती है कि अगर आपके डिपार्टमेंट को रामेश्वर सिंह पे कोई शक है या उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो क्या आप इस मामले को किसी लीगल तरीके से हैंडल कर सकते हो। तब अमय उन्हें जवाब देता है कि मैडम ये तो लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर आप कहती हो तो मैं लीगल एंगल एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मगर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप प्लीज ऑर्डर साइन करके ऑफिस फैक्स कर देगी। ये सुन के प्राइम मिनिस्टर उसे कहती है कि आप रिटर्न ऑर्डर को इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हो। तब अमय उन्हें जवाब देता है कि मैडम क्योंकि हमें ये जानना मुश्किल है कि ऑर्डर सच में आपसे आ रहे हैं या कोई आपकी आवाज निकाल के रामेश्वर सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के अमय की टीम ताऊजी के भाइयों को देख के हंसने लगती है। फिर प्राइम मिनिस्टर ताऊजी से कहती है मैं किसी IRS ऑफिसर को ऐसे प्रेशर नहीं कर सकती, वो कानून के हिसाब से ही चल रहा है। आप भी कोई लीगल कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मतलब प्राइम मिनिस्टर भी अमय की रेट नहीं रुकवा पाती। तब ताऊजी उनसे कहते हैं कि हमारे इलाके में हमारा दबदबा है, हर कोई जानता है कि हम पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। अगर ये रेट की खबर फैल गई तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा और हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे साथ साथ आपका भी वर्चस्व खत्म ही हो जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसकी बातें अनसुना कर देती है, इसीलिए ताऊजी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। और उसके जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर अपने PA से कहती है कि वो ऑफिसर अमय पटनायक पर लगातार नजर रखे और मुझे अपडेट करते रहे। आज रेड का तीसरा दिन था। ताऊजी के लिए अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, इसीलिए वो अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। ताऊजी अमय को फोन करके उसे उसके बीवी के बारे में बात करते हैं तो अमय घबरा के अपने कुछ ऑफिसर्स को अपने घर जाके मालिनी को देखने को कहता है क्योंकि वो फोन नहीं उठा रही थी। लेकिन जब वो ऑफिसर्स अमय के घर जाते हैं तो वहाँ पे ताला लगा हुआ होता है। मालिनी अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी, तभी उनकी गाड़ी पे ताऊजी के गुंडे अटैक करते हैं। लेकिन मालिनी अपने ड्राइवर को गाड़ी को DAC हेडक्वार्टर्स ले चलने कहती है और जब उनकी गाड़ी DAC हेडक्वार्टर्स के अंदर जाती है तो वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल अमय का जिस भी शहर में ट्रांसफर होता था वो मालिनी को वहाँ के हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स पहले ही दिखा देता था। मालिनी वहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाती है और फिर अमय को फोन करके अपनी हालत के बारे में बताती है, जिसके बाद अमय उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा के उसे घर भेज देता है। इधर ताऊजी अपने घर वापस आते हैं। अमय उसे कहता है कि पहले तो आप पे सिर्फ जुर्माना था, लेकिन अब हमले के बाद जेल होगी। जिसके बाद ताऊजी अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे। वो अपनी माँ से कहते हैं कि हमारे अपने ही हमारे धंधे से लुटा हुआ माल हमारे घर में दबा के बैठे हैं और हमारा कोई अपना ही भेदी बन के उस अफसर को सारी खबर दे रहा है। वो अपने घर वालों से पूछता है कि कौन है वो भेदी, हमें बता दो, वरना तुम तो हमें अच्छे से जानते हो। लेकिन उसके घर वाले कुछ भी नहीं कहते, बस एक दूसरे को डर डर के देख रहे होते हैं। अब रेड खत्म हो चुकी थी। अमय की टीम ने घर में मिले सारे गैर कानूनी चीजों को पेटियों में भर के उसे सील कर दिया था। सतीश कहता है कि ये अब तक की IT डिपार्टमेंट की सबसे लंबी चलने वाली रेड है। तब लल्लन कहता है कि ताऊजी शांत कैसे बैठे हैं, हमें तो ये तूफान के आने से पहले की शांति लग रही है। तब अमय उन्हें कहता है कि अब क्या करेंगे ताऊजी, जब तक वो कुछ कानूनी दावपेच करेंगे तब तक 1 महीना हो चुका होगा। रात को ताऊजी फिर से अमय को $5 लाख की रिश्वत ऑफर करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी पुश्ते जिंदगी पर बैठ के खाएगी, लेकिन अमय फिर भी नहीं मानता और मना करके वहाँ से चला जाता है। अब इस रेड का चौथा दिन था। अमय को बस अब अपने टीम के साथ सारे गैर कानूनी माल को बाहर निकालना था, पर अब यहाँ ताऊजी ने अपने सारे सपोर्टर्स को बुला लिया था। उनके घर के बाहर ट्रक भर के ताऊजी के सपोर्टर्स आ रहे होते हैं। ताऊजी अमय को कहते हैं कि बहुत मेहनत करके हमारा माल इकट्ठा किया है तुमने, पर बाहर कैसे ले जाओगे, क्योंकि बाहर हमारी फौज मौजूद है। वो इतने ज्यादा लोग थे कि अगर ये सभी लोग मिलकर कोई क्राइम कर देते तो भी कुछ नहीं पता चल सकता था। वो सभी लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अमय उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ये सारा माल वो उन सबकी भलाई के लिए ले जा रहा है, लेकिन वो सभी लोग अमय की बात नहीं सुनते। अब अमय की टीम के साथ जो पुलिस आई थी वो उन लोगों के मुकाबले बहुत कम थी। साथ ही उस भीड़ के पास डंडे और हथियार भी थे। अब अमय पुलिस फोर्स मंगवाने और मदद मांगने के लिए फोन करने की कोशिश करता है, पर फोन नहीं लगता क्योंकि बाहर की भीड़ ने खंभा गिरा के लाइन काट
होती थी वो भीड़ सरकारी गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर देती है और एक गाड़ी को आग भी लगा देती है। अमय ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ताऊजी के घर के पीछे एक रास्ता देखा था जो जंगल की तरफ जा रहा था, तो अमय अपने पूरे टीम को पीछे के रास्ते से भेजने लगता है। इधर वो गुंडे घर के अंदर तक आ चुके थे और उनमें से एक इस टीम को वहाँ से जाते हुए देख लेता है, जिस वजह से उनके पास कुछ गुंडे आ जाते हैं। लेकिन अमय उन गुंडों को उनके ही डंडों से मार के वहाँ से भगा देता है और अपने पूरे टीम को उस पीछे वाले रास्ते से भगा के गेट बंद कर देता है, क्योंकि उसने अपने सारे ऑफिसर्स की जिम्मेदारी ली थी कि वो अपनी टीम के किसी को भी कुछ नहीं होने देगा। ललन और सतीश अमय को अकेला छोड़ के वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। ललन अब पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन अमय उन्हें जाके मदद बुलाने के लिए कहता है। अब वो पूरी भीड़ गेट तोड़ के अंदर आ चुकी थी। अमय अब एक पुलिस वाले की बंदूक लेके अपने आप को उस कमरे में बंद कर लेता है जहाँ पर उन्होंने जब्त किया हुआ सामान रखा था। वो गुंडे अब घर के अंदर आ चुके थे। ताऊजी उन गुंडों से कहता है कि मुझे अमय चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अब वो गुंडे अमय जिस कमरे में था उस कमरे के पास आके उसे तोड़ने लगते हैं। अमय अंदर से बंदूक चला के थोड़ी देर उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब गोलियां खत्म हो चुकी थी और वो लोग बहुत ज्यादा थे। अमय अब नीचे बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि वो हार चुका है। वो आखिर में अपने वॉलेट में रखी बीवी की फोटो देखता है और वो गुंडे कमरे के अंदर घुसने ही वाले थे, तभी वहाँ पे बहुत सारे पुलिस फोर्स आ जाती है। वो लोग हवा में गोलियां चलाते हैं, इसीलिए वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल ये पुलिस फोर्स प्राइम मिनिस्टर ने भेजी थी, क्योंकि अमय से बात करने के बाद उन्होंने उस पर नजर रखने कहा था और जैसे ही उन्हें पता चला कि अमय मुसीबत में है, उन्होंने उसे बचाने के लिए पुलिस फोर्स भेज दी, क्योंकि उनका मानना था कि देश को अमय जैसे ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स की जरूरत है। इनके जैसे ऑफिसर्स की वजह से तो हमारे इकोनॉमी के पहिए चलते हैं और इसके लिए एक ताऊजी को तो कुर्बान किया जा सकता है। अब ये पूरी पुलिस फोर्स आके भीड़ को संभाल लेती है और अमय को जिंदा बाहर निकाल लेती है और साथ ही उस गैर कानूनी माल को भी। अब वक्त आ चुका था ताऊजी को गिरफ्तार करने का। अमय उनसे कहता है कि राजा जी के फौज से बड़ा राजा जी का खजाना होता है, कुछ समझे ताऊजी। अब जाते वक्त ताऊजी अमय से पूछते हैं, अब तो बता दो कौन था मेरे घर का बेटी। तब अमय उन्हें जवाब देता है कि घर वाला ही था और इससे ज्यादा बताना रूल्स के खिलाफ है। फिर पुलिस ताऊजी को अरेस्ट करके ले जाती है। अब जेल में ताऊजी ये समझने में अपना पूरा समय निकालते रहते हैं कि उसके घर का भेदी कौन था। मालिनी भी अमय से पूछती है कि खबरी कौन था, लेकिन वो उसे भी नहीं बताता। अब हमें यहाँ उस खबरी को दिखाया जाता है जिसने अमय को टिप दी थी। दरअसल ताऊजी के बेटे शशि की जो बीवी थी जिसका नाम तारा था, वो उसका बॉयफ्रेंड था। वो लड़का और तारा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन ताऊजी ने एक राजनीतिक समझौते के चलते तारा की शादी अपने बेटे से कर दी थी, जो कि शादी के काबिल ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने ताऊजी से बदला लेने के लिए ये सब किया था। तारा ने ही अमय के वॉलेट में वो चिट्ठी और नक्शा रखा था। इस रेड के खबरी ये दोनों थे। अमय भी उस लड़के से वादा करता है कि जब तक तारा जिंदा है ये बात सिर्फ मुझ तक रहेगी। फिर हम देखते हैं कि अमय का एक बार फिर से ट्रांसफर हो गया है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।